जनरल साहब, सर बेंजामिन नेतन्याहू के अहदाफ, डोनाल्ड ट्रंप के अहदाफ और ईरान के अहदाफ इस जंग से निकलने में ये किस हद तक मुमासलत रखते हैं या किस हद तक मुतजाद दिखाई देते हैं? ईरान का तो अहदाफ यही है ना कि वो अपना सर्वाइवल चाहते हैं और वो ये चाहते हैं कि हमारे ऊपर ये सैंक्शनें नाजायज हैं और एनरिच यूरेनियम करना पीसफुल पर्पसेस के लिए हमें इंटरनेशनल लॉस की इजाजत देता है और हमें एग्जिस्ट करने का राइट है और हम एक इंडिपेंडेंट, हमारी एक ओल्ड सिविलाइजेशन है 7,000 years ago पुरानी, तो हमें तो उसका चल है। ईरान जो ये है सऊदी, ये जो इजराइल है, इसका आपको पता है कि ये एक्सपेंशनिस्ट इनका डिजाइन है और ये मुतमईन है ही नहीं और एक्चुअली ये बगलें बजा रहा है सिर्फ अमेरिका की स्ट्रेंथ के ऊपर, क्योंकि अमेरिका की ये एक्सटेंशन है और अमेरिका के अंदर एक किस्म की एक ल्यूनेटिक लीडरशिप है जिसको कोई समझ नहीं है, आर्ट ऑफ वॉर का नहीं पता, इंटरनेशनल जो सिचुएशन है इसका जो सिर्फ मिलिट्री पे ताकत पे आप नहीं कर सकते, इसका डिप्लोमेटिक फॉल आउट क्या है, पॉलिटिकल क्या है, इसका फाइनेंशियल क्या है, इकोनॉमिक फॉल आउट क्या होगा और इन दी लॉन्ग रन आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, आप क्या करना चाहते हैं। देखिए वेनेजुएला के लीडर को रात के अंधेरे में सुपर ताकत के बंदे जाके उठा के ले आए तो उस पर बगले बजाने वाली कोई बात नहीं है। दुनिया का निजाम जो है वो इंटरनेशनल लॉ के ऊपर चलता है, अदरवाइज तो कुवैत, कतर है, मालदीव है, श्रीलंका है, हर कोई इनको हड़प करके तो खत्म कर दे। आपका सबका राइट है ना, एक यूनाइटेड नेशन का चार्टर है उसके ऊपर हम चल रहे हैं, तो इसके ऊपर तो आपको शर्मिंदा होना चाहिए कि आपने ये रात को जाके एक लीडर को पकड़ के कर दिया। तो अभी आप ये समझ रहे हैं कि दुनिया में जहां हम जाएंगे ऐसे होगा। आपने फिर एक और भेड़ों के छत्ते में हाथ डाल दिया। अभी ईरान के ऊपर आपने एक टोटल अंडर एस्टिमेट किया उस कौम की जो स्ट्रेंथ है और उसकी जो आइडियोलॉजी की अपनी जो एक डेप्थ है उसको, तो इनके अपने अपने एम्स हैं और आप ये देखेंगे कि शिकस्त जो है वो इनका बिल्कुल नविश्ता दीवार है, शिकस्त नविश्ता दीवार है और इसका नतीजा जो है वो पूरी दुनिया देखेगी। कमोडोर साहब, आप अगर देखें, वॉशिंगटन पोस्ट ने पहली खबर लगाई थी और उसने ये कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो हमला किया ये एमबीएस और नेतन्याहू के कहने पे किया। इन दोनों ने रजामंदी जो है वो जाहिर की और कन्विंस किया, जिसको फौरी तौर पे सऊदी अरब ने डिनाई किया। और फिर न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर एक खबर अब ये लगती है कि प्रोवोक कर रहा है अमेरिका को सऊदी अरब के प्रोलॉन्ग किया जाए इस वार को और ज्यादा हमले किए जाएं, जिसकी फिर से तरदीद जो है वो सऊदी अरब कर रहा है। क्या वजह है कि अमेरिकन मीडिया जो है ये इस प्रोपेगेंडे को हवा दे रहा है कि अरब ममालिक जो हैं ये ईरान के खिलाफ किसी न किसी इकदाम का हिस्सा बन जाएं और ये जंग के अंदर बाकायदा कूद जाएं? क्योंकि आज सऊदी अरब ने ये वाजे किया कि हम खित्ते में किसी जंग का हिस्सा बनना नहीं चाहते। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। और जैसे पहले ब्रेक से पहले मैं अर्ज कर रहा था कि नेतन्याहू 20 साल से हर सदर के पीछे होते थे कि आप किसी तरह हमला कर दें, और बहुत ज्यादा ज़ायनिस्ट जो है लॉबी पूरी दुनिया में, और आपको पता है कि अमेरिकन इलेक्शन के अंदर कितनी एक्टिव है, तो ये न्यूज़पेपर तो सिर्फ फेस होते हैं, उसके पीछे एक बहुत बड़ी एक स्टोरी या गेम प्लान है। वो गेम प्लान ये है कि ईरान जब तक सरवाइव कर सकता है वो सरवाइव करे, जब तक ये अल्हम्दुलिल्लाह इसमें से क्राइसिस में निकल जाए तो इसके इतने हद तक कशीदा ताल्लुकात कर दिए जाएं मुसलमान मुल्कों के दरमियान के वो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट इस हद तक हो चुका हो कि ये इजराइल को कोई काम ना करना पड़े, ये खुद ही लड़ते रहे। अभी भी मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा जीसीसी के तमाम मुल्कों जो अमेरिका के जिनके अड्डे हैं किसी शक्ल में भी उनके हाउस किया हुआ उन्होंने बहुत रिस्पॉन्सिबल बिहेव किया है। अगर वो सबसे ज्यादा हमला रिएक्टरी तौर पर कर देते तो आई एम श्योर ईरान पर भी ऑब्लिगेशन हो जाती है एक फॉर्मल हमला करने की। तो सबसे ज्यादा सेलिब्रेशन पहले ही नेतन्याहू कर रहे हैं कि वो मैंने हमला करवा के, ऑब्वियसली जब हमला ईरान ने किया तो नेतन्याहू का ख्याल ये था कि ये मुल्क रिटेलिएट कर दें तो आधे से ज्यादा काम तो फिर नेतन्याहू का ये मुल्क ही कर देंगे। तो आई थिंक बहुत अप्रिशिएबल काम किया है हम तमाम अरब ममालिक ने, रिटेलिएट नहीं किया, उस ट्रैप में नहीं आए जिस तरह प्रेसिडेंट ट्रंप ने कर दिया, इन्होंने रिफ्रेन किया। अब ये जो रोजाना की बुनियाद पर एक परसेप्शन क्रिएट की जा रही है, और आपसे ज्यादा कौन जानता है कि आने वाली जंगें वो बुलेट वर्सेस बुलेट, मिसाइल वर्सेस मिसाइल, जेट वर्सेस जेट नहीं होनी, वो एक नैरेटिव होगा, वो एक परसेप्शन होगी, आपको डिफीट मेंटली दे दी जाएगी। प्रेसिडेंट ट्रंप 2 महीने से क्या कर रहे थे जब अब्राहम लिंकन लेकर आए थे और अपने डिस्ट्रॉयर्स को लाइन अप किया हुआ था? वो एक मेंटल डिफीट देना चाहते थे आयतुल्लाह खामनाई को कि आपको पता नहीं है आपके साथ क्या होना है। जो आपके साथ होना है, इट्स नॉट अ मैटर ऑफ चांस, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम।
वो आपको अश्योर करवा रहे थे कि आपके साथ बचेगा ही कुछ नहीं, इससे पहले मेरा मुकाबला ना करो। तो जिंदा कौमें तो कम बैक वो करती हैं जो नैरेटिव परसेप्शन को हटाकर, उनकी फॉग ऑफ वॉर से निकलकर और उस खौफ को अपने से हटाकर कम बैक करती हैं, और ईरान ने वो किया। तो ये मेरा ख्याल है ज़ायनिस्ट लॉबी की सारी तैयारी है, जो रोजाना की बुनियाद पर कभी किसी मुल्क को करते हैं, कभी ये मिसलीडिंग करते हैं कि ये इस बेसिस पर इतना कॉम्प्रोमाइज हुआ है। सऊदी अरब के बारे में बदगुमानियां फैलाई जाती हैं। तो आई थिंक ये वही कैंपेन है जिसके अंदर मुसलमानों के दरमियान जो ऑलरेडी जो क्रैक्स हैं, हमें सबको पता है अनफॉर्चुनेटली, उस तरह यूनाइटेड हम नहीं हो सके। गाजा का 2.5 साल हमने देख ली बमबारी, कुछ नहीं कर सके मुसलमान मुल्क। तो अगर और ज्यादा डिवाइडेड हो जाए और क्लैश ऑफ इंटरेस्ट हो जाए अगर, तो ऑब्वियसली सबसे ज्यादा खुश होगा तो इजराइल ही होगा। सबसे ज़्यादा खुश इजराइली होगा। अब जनरल साहब, अब से कुछ देर पहले IRGC जो है उसने ये ऐलान किया कि हमने 58th जो वेव है हमले की वो जारी की, जिसमें उसने ये बताया कि खुरम शहर, अमाद, कदर, खैबर शिकन और फतह मिसाइल जो हैं वो दागे गए हैं, और उसमें 2 टन का वॉर हेड जो था वो शामिल किया गया। सर, क्या हर किस्म के मिसाइल में जो टनों के हिसाब से वॉर हेड है, यानी धमाका खेज मवाद है, वो बढ़ाया जा सकता है, या फिर हर मिसाइल की एक कैपेसिटी होती है, उसमें सिर्फ उतना ही मवाद हो सकता है जितना वो बायोजेनेटिक उसे बनाया गया हो? या देखें, ऑब्वियसली हर एक मिसाइल का, हर एक प्रोजेक्टाइल का अपना अपना डिजाइन है, और उसके ऊपर उतार चढ़ाव नहीं हो सकता, और ये स्पेसिफिक बनाए जाते हैं। और ईरानियंस जो हैं वो अकॉर्डिंग टू ए वॉर प्लान, एक स्ट्रेटेजी के तौर पे पहले उन्होंने सस्ते जो ड्रोन हैं $10,000 के इधर उधर भेजे, और उधर से मिलियंस ऑफ डॉलर के जो उसको काउंटर करने वाले उनके पास जो थे हथियार, वो उन्होंने इस्तेमाल किए। और ये ग्रेजुअली इनको पता है कि इन्होंने अपना लॉजिस्टिक, ये जो मिसाइल है या जो आपके जो लॉन्च करते हैं आपके इंटर बैलिस्टिक मिसाइल वगैरह, ये ओवरनाइट तो नहीं बन सकते ना। तो इसलिए उन्होंने ड्रोन्स का भी स्टॉक रखा हुआ है, और उन्होंने ज्यादा जो बड़े मौसर तरीके के हथियार हैं वो भी अभी रखे हुए हैं। और ग्रेजुअली जब दूसरी साइड एग्जॉस्ट हो रही है तो ये कर रहे हैं। यहां मैं एक बात आपको ये बताऊं कि ये जो मिडिल ईस्ट का ऑयल और गैस का जो जखीरे है ना, इस पे आज साल पहले भी जब 20वीं सदी की इब्तिदा हुई तो कंट्रीज की नजर थी कि जी हमने इनके ऊपर, तो यो एक इत्तेहाद था जर्मन का और इटली का और ऑस्ट्रिया वगैरह का, और इधर ब्रिटानिया और फ्रांस वगैरह थे। तो उस वक्त जर्मन ने ये किया कि बर्लिन से बगदाद तक एक रेलवे लाइन बिछाते हैं ताकि हमारी एक्सेस हो इस एरिया के अंदर, और उसमें ऑटोमन एम्पायर की भी इनको सपोर्ट थी। और वो जब रेलवे लाइन बिछी और तकरीबन अभी 900 किलोमीटर रहती थी, तो ये मेन लीडिंग काज बन गई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की। तो आज भी ये तेल और गैस के ऊपर ही ये अपनी वो करना चाहते हैं। तो आई एम श्योर कि ईरान अगर शिकस्त नहीं खा सकता तो ईरान फाते है, क्योंकि उसको अगर ये सबड्यू नहीं कर सके तो मिडिल ईस्ट की टोटल पॉलिटिक्स बल्कि ग्लोबल पॉलिटिक्स बदलेगी। और अभी ये मौका है कि हर मुश्किल वक्त में, हर चैलेंज में अपॉर्चुनिटी भी होती है। मुस्लिम दुनिया को अभी खुदा के लिए इत्तेहाद करके OIC को पोटेंट बना के एक ऐसा ब्लॉक बनाए जैसे नेटो का है कि एक कंट्री पे हमला, सब के ऊपर हमला होगा, और ग्रेजुअली ये अमेरिकन की बेसिस को इनको रिड्यूस करके इनको इधर से फारग करें, और इनको कहें कि हमारा अपना एक सिस्टम है, ऑयल और गैस के जो रिजर्व्स हैं ये पूरी दुनिया के लिए सप्लाई होते रहेंगे, स्ट्रेट ऑफ हार्मूज भी खुली रहेगी और सारा। लेकिन यहाँ किसी की भी एक अथॉरिटी नहीं होगी कि आप उसके ऊपर अपनी वो रख लें और दूसरों को डिनाई करें और वो करें, और इस तरह वार जोन नहीं बनना चाहते। तो आपने ये बड़ी अच्छी बात है कि GCC कंट्रीज जो है उस तरह रिएक्टिव स्ट्रेटेजी पे नहीं गए कि वो एक वार को और हवा दें और इजराइल को खुश करें और दुश्मनों को खुश करें। और ईरान भी बारहा ये कहता रहा है कि हमारे अटैक अपने नेबर्स के ऊपर इसलिए नहीं है कि हम उनके खिलाफ हैं, हम उन अहदाफ पे जा रहे हैं, मसलन रेडार्स हैं, ये उनका हक है। अगर रेडार्स को नहीं डैमेज करते तो वही रेडार्स उनके ऊपर डायरेक्ट कर रहे थे मिसाइलों के भी और एयर के भी अटैक्स वगैरह। तो उन्होंने कहा हमने ये किया। जब इनके तेल के ऊपर हमला हुआ और इनका सैलिनेशन प्लांट के ऊपर हुआ तो इनके पास तो कोई ऐसा हथियार नहीं है कि न्यूयॉर्क और वाशिंगटन में जाके इस तरह का करें। तो ये उनके देखते थे कि जो इनको फैसिलिटीज वहां मिली हुई है। लेकिन इस ज़मन के अंदर भी ईरान ने ये कहा कि ये देखिए कि जो हमले हुए हैं उन हमलों में हमने हमले कौन से किए और हमारी आड़ के अंदर फॉल्स फ्लैग अटैक कौन से हुए हैं। ये एक सवाल ईरान की तरफ से खुला छोड़ा गया है। कमोडोर साहब, जो कैंट है
काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के चीफ हैं अमेरिका के, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की मुखालिफत करते हुए और इस जंग में इजराइल के किरदार पे उंगली उठाते हुए अपनी जो नशिस्त है उसको छोड़ दिया। ये इस्तीफा सामने आया इस जंग के दौरान। तो क्या आप ये समझते हैं कि अंदरूनी तौर पे प्रेशर अमेरिका में बिल्ड हो रहा है और इस तरह के मजीद इस्तीफे सामने आएंगे? क्योंकि आपको अगर याद हो जेडी वेंस जो है उन्होंने ये कहा था कि मैंने इसका साथ इसलिए दिया ट्रंप का क्योंकि ये हमारे बच्चों को जंगों के अंदर जो है वो मरने के लिए नहीं भेजेगा। और अभी मौजूदा मंजरनामे में ये है कि जितनी भी कौमी सलामती की वहाँ पे मीटिंग्स हो रही हैं, जेडी वेंस उसका हिस्सा ही नहीं है। तो आने वाले दिनों में अमेरिका के अंदरूनी तौर पे आपको खलिफशार के मंजरनामे कितने दिखाई देते हैं? यासिर साहब, प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद सारी तकरीरी जो कैंपेन चलाई थी वो सारी की सारी एब्सोल्युटली ऑपोजिट चलाई थी जो आज देख रहे हैं अपनी इस पोजीशन में आज है। आप इमेजिन करें, आप अंग्रेजी में उठाएं जो वो जिस तरह उन्होंने कहा था द पीपल यूज्ड टू सेंड आवर चिल्ड्रन टू द वॉर वर वी नॉट स्टूपिड पीपल। ये वो ओवरऑल सबको कह रहे थे और ये उन्होंने खुद कहा था कि वर वी नॉट स्टूपिड पीपल टू सेंड दिस, कि हम इतने खतरनाक बात कर रहे थे। पहले तो सबसे ज्यादा उनको रियलाइज करना चाहिए। जेडी वैंस और ये जो सिक्योरिटी का आप कह रहे हैं इन्होंने अभी रिजाइन किया, वो तो देखिए इन लोगों ने जिन्होंने ये बुनियादी तौर पर सब पॉलिटिशियंस हैं, इन्होंने कल को अपना सेनेट या अपनी कांग्रेस से सीटें जीतनी है। 75% लोग इस वक्त जंग के खिलाफ हैं। इन्होंने क्या जाकर अकाउंटेबल नहीं होना अपने लोगों को? प्रेसिडेंट ट्रंप का तो शायद सेकंड टर्म है, उसके बाद शायद वो लड़े ही ना, लेकिन ये जो बाकी पॉलिटिशियंस हैं इन्होंने तो कम बैक करना है। 75% लोग अगर आज खिलाफ हैं, अभी तो रिजल्ट ऑल डिक्लेयर्ड अमेरिका के फॉर्मल खिलाफ नहीं आया, तो आप इमेजिन करें क्या हो रहा है। जब कल को उनके खिलाफ आ गया एक रिजल्ट ऐसा या सीज फायर ऐसी टर्म्स पर हुआ जिसके लिए अमेरिका के लिए और एम्बैरेसमेंट कॉज हो गई, तो ये परसेंट चांस है बढ़ जाएगी। तो फिर ये लोग जो इस वक्त पीछे खड़े ग्रुप फोटो खिंचवाते हैं, उनको जाके अपने लोगों को जवाब नहीं देता कि मैं पीछे क्यों खड़ा था। तो जाहिर है ये अपने कॉन्शियस के लिए, पॉलिटिकल करियर के लिए, और आई एम श्योर जैसे हम बात करें कि जमीर भी बड़ी चीज होती है। जब आप समझते हैं कि आप खुद तो अपने बच्चों का इतना ख्याल करते हैं, उनको सोशल सिक्योरिटी, मेडिकल साइंसेज और अपॉर्चुनिटी देते हैं, और इधर 160 बच्चियां आपने टोमाहॉक से मार दी और फिर आप कहते हैं कि शायद ईरान ने खुद मारी हो, तो आया कहीं तो आपका जमीर प्रिक करता है। तो आई एम श्योर बुनियादी तौर पर आप किसी दुनिया के मजहब से ताल्लुक रखते हो, किसी से भी रखते हो, गैर इंसानी एक जो बिहेवियर होता है वो तो आपको पिक करता है। और आई एम श्योर ये औरों का भी कर रहा होगा, लेकिन क्योंकि वो स्टक इन द मिडल ऑफ एवरीथिंग है, तो शायद वो अभी ना करे तो बाद में निकल के करे। अभी तो सिर्फ 5% बजट जो इस वक्त पहले दिन फायर हुआ था वो कांग्रेस का अप्रूव हुआ है। 3.87 बिलियन 100 आवर्स के अंदर अमेरिका के प्रेसिडेंट ने खर्चे थे इस जंग के ऊपर 100। अब सिर्फ 5% उसका कांग्रेस ने अप्रूव किया हुआ। चलें, अगर हम इंटरनेशनल सारी डिबेट्स कर रहे हैं, मेरे जैसे भी स्टूडेंट पढ़ते हैं, तो कहा जाता है कि 1 to 1.5 बिलियन डॉलर पर डे बजट है इस जंग का। चले मैं 1 बिलियन पे बेस करके आपको एक कैलकुलेशन अर्ज करता हूं। अगर ये 1 बिलियन है तो ये 42 मिलियन यूएस डॉलर एक घंटे का एक्सपेंस है। ये 11,000 यूएस डॉलर 1 सेकंड का खर्चा है। तो आया इन लोगों ने अकाउंटेबल नहीं करना? कल को कांग्रेस को जाके नहीं कहना 5% अप्रूवल, 95% तो देना है जाके। और अगर ये मिडल ईस्ट के मुल्कों से भी लेना शुरू करेंगे तो तब भी 95 तो शायद वो भी नहीं भरेंगे, क्योंकि मिडल ईस्ट के दोस्तों को भी रियलाइज हो गया है कि अमेरिका लायबिलिटी ज्यादा है और एसेट कम है। इसीलिए वो समझ उनको आ गई है। इसीलिए शायद वो समझते हैं कि हम फर्दर को इंटेग्राइज ईरान को ना करें, ये टाइम पास करें पीसफुली, और लॉन्ग टर्म में फिर शायद सोचें। और अल्लाह ताला हमें विजन दे। और जनरल साहब भी बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि एक एलिमेंट ऑफ रियलाइजेशन हमें आए सब में, कि हमने जो बाहर के लोगों पर डिपेंडेंट किया, जो रीजन में ही नहीं है, उनका स्टेक कोई नहीं है, उनको डिपेंड करके अपने एरियाज दिए, बेसिस दिए, सॉवरेनिटी पे कॉम्प्रोमाइज किया। लेकिन जब वक्त आया तो न वो अपने आप को बचा सके, बल्कि आपके लिए लायबिलिटी ज्यादा बड़ी बनी। लायबिलिटी ज़्यादा बढ़ा चुके हैं। एक डिफेंस अम्ब्रेला जो कायम की गई थी उसके ऊपर भी क्वेश्चन जो है उठाए गए हैं। जनरल साहब, मेरा एक सवाल ये है कि जब जंगें शुरू होती हैं तो उससे कुछ नताइज हासिल किए जाते हैं, बहुत से ममालिक उससे नतीजे अखज़ करके अपनी अपनी हिकमत अमली को प्लान करते हैं। अब इस जंग के हवाले से तासुर ये पाया जाता है कि चाइना ताइवान के ऊपर अटैक कर सकता है, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ ये बताते हैं कि वो जो सिक्योरिटी उसने ताइवान के गिर्द लगा रखी थी अब उसको बतदरीज कम कर दिया है। तो चाइना इस जंग से क्या सबक सीखेगा और चाइना अमेरिकन स्ट्रेटजी के किस हद तक मुखालिफ खड़ा है? देखिए, चाइना की लीडरशिप बड़ी वाइज है। उनका जो फिलॉसफी है वो पीसफुल को एग्जिस्टेंस की है। वो किसी जंग में शरीक नहीं हुए, और दैट इज द रीजन कि इकोनॉमिकली वो इतनी तेजी के साथ आगे आए हैं कि तकरीबन पिछले 30 सालों में
तकरीबन 70 करोड़ उनके लोग खत्ते गुर्बत से ऊपर आ गए और अभी भी वो कोई इमोशनल डिसीजन नहीं ले रहे। वो यही बता रहे हैं कि जंग से कुछ हासिल नहीं होगा और वो कूद के जंग के अंदर नहीं आए। बट एट द सेम टाइम उन्होंने दे डिडंट मिन्स एनी वर्ड्स। रशिया ने भी और चाइना ने भी ये कहा कि हम ईरान के स्टांस के साथ खड़े हैं, ये उनका अपना राइट है, वो एनरिच करें यूरेनियम, और अगर इजराइल एटम बम बना सकता है तो ईरान क्यों नहीं बना सकता। आप ये देखें कि कई दफा ट्रंप ने ये कहा है कि जी ये जो खमेनाई शहीद थे वो एक जालिम इंसान था और उसने बड़े कत्ल किए और ये वो। तो व्हाट अबाउट नेतन्याहू जिसकी बुनियाद पे आप आगे आ रहे हैं, जितना बड़ा जुल्म इंसानियत के खिलाफ नेतन्याहू ने किया और जितने बच्चे हलाक किए हैं और जितने बूढ़े औरतें और मर्द और जितने लोग बेघर हुए हैं, और जिसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने ये कहा कि ये वार क्राइम का मुजरम है और उसको अरेस्ट होना चाहिए था जैसे सर्बिया के सदर को किया गया था, तो उसके साथ मिलकर आप अटैक कर रहे हैं। तो आपकी कोई मॉरल बैकग्राउंड है नहीं।